हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपने नए क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्लस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉमर्स फील्ड से जुड़े हैं। चाहे वो आप 11th-12th के हो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल नेट, जी सेट, अगर आप ऐसी भी कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज वो कौन सा टॉपिक है। तो वो टॉपिक है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। आज हम यही देखने वाले हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इसके बारे में समझने वाले हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं और गवर्नमेंट इसका यूज कैसे करती है। ठीक है, जो हमारी आरबीआई है वो इन सब चीजों का यूज करके कैसे कंट्री में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो इसको हम कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे, यानी मैं एक एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, तो बाकी वीडियोस को भी जरूर देखना। ओके, हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिले और फ्री में मिल रहा है तो जरूर फायदा उठाएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? एक ऐसी पॉलिसी है, ध्यान से समझना कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है विच रेगुलेट्स द डिमांड इन सप्लाई ऑफ मनी। यानी कंट्री में अगर कोई डिमांड इन सप्लाई कंट्रोल करता है तो वो है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। और इसको बनाता कौन है? इसको बनाता है आरबीआई। जो सबसे पहले आपको समझना है, याद रखना है, वो क्या है कि आरबीआई जो है हमारा वो बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी को। राइट, तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। समझते हैं कि एज इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई रिजल्ट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। यहाँ पे क्या होगा? और डिफ्लेशन। देखो, कंट्री में जैसे डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंसेस होता है, हमें पता है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है प्राइसेस बढ़ती है, डिमांड घटती है प्राइसेस घटती है, सप्लाई अगर नहीं हुआ तो प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो वही बात यहाँ पे बोला है कि अगर डिमांड और सप्लाई के बीच में इनबैलेंस हो तो कहीं ना कहीं कंट्री में इन्फ्लेशन या तो डिफ्लेशन क्रिएट होगा एंड कैन इम्पेक्ट द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी एंड डिस्टेबलाइज द इकोनॉमी। ध्यान से समझना। और इसका इम्पेक्ट क्या होगा? इसका इम्पेक्ट होगा इंडियन करेंसी पे यानी इंडियन वैल्यू पे, और ये क्या कर देगा? हमारा जो इकोनॉमी है उसको डिस्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, यानी खराब कर देगा एक तरह से। हेंस मॉनेटरी पॉलिसी आल्सो नोन एज ए स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है कि इसी को अच्छे से सुधारना यानी इसको स्टेबलाइज करना। और इसी वजह से इस पॉलिसी को यानी मॉनेटरी पॉलिसी को और क्या नाम है? स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज आल्सो नोन एज ए स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। क्लियर है? अभी देखो, मैंने ये कहा कि हमारे कंट्री में जो डिमांड एंड सप्लाई होता है वो इंपैक्ट करता है, तो उसको हम समझते हैं कि मनी सप्लाई जो है वो कैसे कंट्री में होता है, उसका इंपैक्ट कैसे होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं और ये जो भी नोट्स मैं यहाँ पे आपको लिखवाने वाला हूँ इसको अच्छे से अपने नोटबुक में किसी भी पेज में अच्छे से लिख लेना ताकि इसको जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो समझते हैं। यहाँ पे देखो, किसी भी कंट्री में जो मनी सप्लाई होता है, क्या? मनी सप्लाई। अब ये क्वेश्चन ये है कि सर ये मनी सप्लाई क्या है? तो मनी सप्लाई का मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी। क्या होता है? फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, हमारे कंट्री में कैसा मनी का फ्लो है उसी को हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मनी सप्लाई है ना, दो तरह से हो सकता है। कैसे कैसे वो समझो। एक, एक मिनट, हाँ, ये लाइन मुझसे सीधी नहीं होती है। ठीक है, एक तो देखो मनी सप्लाई क्या होगा? एक्सेस होगा। क्या होगा? एक्सेस। एक्सेस का मतलब है ज्यादा होना तब। और एक तो क्या होगा? कम होगा। तो कम होने का मतलब है डिफिसिट। ठीक है, ओके, दो चीजें हो सकती है, या तो मनी सप्लाई ज्यादा हो या तो मनी सप्लाई क्या हो? कम हो। अब दोनों ही सिचुएशन में क्या इंपैक्ट होगा कंट्री पे वो हमें समझना जरूरी है। देखो, जैसे ही कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ता है तो मनी सप्लाई का मतलब मैंने क्या बोला? फ्लो ऑफ मनी, यानी लोगों के पास पैसे कितने हैं। ठीक है, तो जैसे ही लोगों के पास पैसे ज्यादा होते हैं, सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि जब मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो लोगों के पास जब पैसे ज्यादा होते हैं तो उनकी जो परचेसिंग पावर होती है, क्या? उनकी जो परचेसिंग पावर होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। अब ध्यान से समझना कि मनी सप्लाई का मतलब होता है लोगों के पास कितने पैसे हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मान लो कि मेरे पास अगर आज 5,000 रुपए हैं, ठीक है, तो
तो अगर मान लो मुझे किसी चीज की जरूरत है तो मैं 5,000 में अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मान लो कल बढ़ के मेरी जो सैलरी है वो हो जाती है 10,000 रुपीज, तो मैं क्या करूंगा? देखो डिमांड तो मेरी वही रहने वाली है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरी भूख बढ़ जाएगी, हाँ, लेकिन अब मेरे तरीके बदल जाएंगे। अब ये मैं 5,000 के बदले में मैं उसी चीज को 10,000 में और अच्छे से सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर वही मान लो मेरी सैलरी 20,000 हो जाएगी, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? उसी चीज को मैं 20,000 में खरीदने की कोशिश करूंगा अच्छे से, राइट? तो क्या हुआ कि मेरी जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो परचेसिंग पावर इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि कंट्री में क्या होगा? डिमांड भी इंक्रीज होगा, ठीक है। कंट्री में क्या होगा? डिमांड भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। और समझो, अगर डिमांड इंक्रीज होता है और उसी के साथ देखो डिमांड बढ़ते रहा और सप्लाई कम रहा, मींस डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ये क्या है? ये बोला है इफ, अगर ऐसा हुआ तो। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? जब डिमांड नहीं बराबर मतलब सप्लाई बराबर नहीं हो पा रहा है तो होगा क्या? होगा ये, जो हमारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जिस चीजों की डिमांड हो रही है उनकी क्या होगी? उनकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। ध्यान से समझो, हो गया क्या? अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा एज पर डिमांड, तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्राइस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और यही जो सिचुएशन है इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। अब देखो, मैं ये सारी चीजें आपको बेसिक क्यों समझा रहा हूँ? मैं बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है आपको इसका एक एक पॉइंट पता चल जाए और सिर्फ एक ही बार पढ़ने पे ये आपको 100% हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता तो 4 लाइन में खत्म कर सकता हूँ, बहुत ईजी है, 2 लाइन में फिनिश हो जाएगा, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसको डिटेल में समझो और अच्छे से समझो ताकि ये आपको परमानेंट के तौर पर दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। अभी इस बात को आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, अब कंट्री में जब इन्फ्लेशन होता है तो होता क्या है? देखो, जो अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं ना, उनको देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कंट्री में क्या सिचुएशन चल रहा है। तो फर्क किस पे पड़ेगा? तो फर्क पड़ेगा जो पुअर होते हैं। क्या होगा? फर्क किस पे पड़ेगा? जो गरीब हैं, जिनके पास भैया पैसे कम थे। होगा क्या कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ की नेसेसिटीज होती हैं उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इफेक्ट किस पर होगा? पुअर पर होगा। और इफेक्ट क्या होगा कि दे विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई देयर नेसेसरीज, राइट। जो उनकी नेसेसिटीज हैं, जो नेसेसरी है, उनको जो चीजें लेनी है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास अब पैसे नहीं है, क्योंकि गरीब है, इसलिए तो वो गरीब है। बात समझ में आया? इसी वजह से इन्फ्लेशन का ये फर्क पड़ता है, ठीक है, जब एक्सेस हो जाए तब। लेकिन अगर वही मान लो कि कंट्री में जो पैसे का सप्लाई है वो क्या? डेफिसिट है, मतलब कम है। अब इसका सिचुएशन क्या होगा? अब इससे क्या फर्क पड़ेगा तो वो समझो। अगर किसी भी कंट्री में पैसे की सप्लाई कम है तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? मतलब ये होगा कि जो कंट्री में लोग हैं उनकी परचेसिंग जो पावर जो है, ठीक है, क्या? उनकी जो परचेसिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसको अब ध्यान से समझना, उनकी परचेसिंग पावर क्या होगी? डिक्रीज होगी। और जब परचेसिंग पावर डिक्रीज होगी मतलब ये हुआ कि लोग डिमांड भी कम करेंगे, क्योंकि जब पैसे ही नहीं है तो डिमांड करके करेंगे क्या, ठीक है। और अगर कंट्री में ऐसा होता है, ठीक है, कि डिमांड कम होती जाता है लेकिन सप्लाई वैसा ही है, मतलब ये हुआ कि सप्लाई इंक्रीज हो रहा है डिमांड से, ठीक है। डिमांड जितना नहीं उससे ज्यादा लोग कंट्री में सप्लाई कर रहे हैं। तो ये होगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं, ध्यान से समझना, कि जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी? कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि डिमांड नहीं है लेकिन प्रोडक्ट कंटिन्यू मार्केट में सप्लाई होते जा रहा है। तो इसकी वजह से ये होगा कि जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो क्या होते जाएंगे? डिक्रीज होते जाएंगे। और डिक्रीज होने से क्या होगा? कंट्री में डिफ्लेशन होगा। अब कंट्री में जब डिफ्लेशन होता है तो क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या उसका इफेक्ट होगा? देखो, जब कंट्री में फर्क पड़ने लगेगा ये होगा, मतलब जब कंट्री में डिफ्लेशन होगा मतलब ये होगा कि जो हमारे कंट्री के प्रोड्यूसर्स हैं, यानी जो लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको बराबर प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो गई है? कम हो गई है। मतलब ये है कि वो अपना खर्च भी वसूल नहीं कर पाएंगे। तो खर्च जब वसूल नहीं कर पाएंगे तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, क्या? जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करेंगे? जो प्रोडक्शन है, ध्यान से समझना, जो प्रोडक्शन है वो क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? वो लोग प्रोडक्शन डिक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्राइसेस बराबर नहीं मिल रहे। और जैसे ही प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो हमारे कंट्री का जो जीडीपी है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और हमारे कंट्री का जीडीपी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि ग्रोथ भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आया? या तो कम हो जाएगा या तो बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। या तो कहते हैं कि बराबर से नहीं होगा।
ठीक है। तो ये सिचुएशन होता है मनी सप्लाई का, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या समझाया, मनी सप्लाई समझाया, अभी तक मैंने मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट नहीं किया। ये सिचुएशन कंट्री में होता है जब एक्सेस और डिफिसिट मनी सप्लाई होता है, और इसी को कंट्रोल करने के लिए, ऐसी सिचुएशन कभी हो ना, इसीलिए इसी को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा आरबीआई है वो टाइम टू टाइम अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है। क्या करता है, वो अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसीज लेकर आता है ताकि कंट्री में ऐसे सिचुएशन क्रिएट ना हो। बात समझ में आए? और ये कैसे लेकर आता है, ये लेकर कौन आता है, ये लेकर आता है आरबीआई। याद रखना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो लेकर कौन आता है, आरबीआई। लेकिन कैसे लेकर आता है, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे नहीं कि अकेले मन किया सुबह चलो उठा लो, उठ गए चलो आज नई मॉनेटरी पॉलिसी बनाते, ऐसा नहीं। वो गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करते हैं, कौन, आरबीआई, और उसके बाद लेकर आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी हो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में। तो जो हमारा पहला पार्ट है वो होता है क्वांटिटेटिव। पहला पार्ट क्या होता है, क्वांटिटेटिव। याद रखना कौन सा, क्वांटिटेटिव मेजर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल मेजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल मेजर्स। जो हमारा दूसरा होता है वो होता है क्वालिटेटिव। दूसरा क्या होता है, क्वालिटेटिव। ठीक है, ये कौन सा है, क्वांटिटेटिव है, और ये कौन सा, क्वालिटेटिव है। और इसी को हम दूसरा नाम जो है वो है सिलेक्टिव। दूसरा नाम क्या है इसका, सिलेक्टिव। याद रखना है कि एक नाम है क्वांटिटेटिव, दूसरा नाम है इसी का जनरल, और इसका नाम है क्वालिटेटिव, और दूसरा नाम क्या है, सिलेक्टिव। हमारे कंट्री में दो तरह के मॉनेटरी पॉलिसीज अप्लाई करती है आरबीआई। ये क्लियर हुआ? तो ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक इंफॉर्मेशन की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। सो आई होप कि आपको ये पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो अगर ये चीजें समझ में आएगा तभी आपको समझ में आएगा इन मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज कैसे गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में ही मैंने आपको बताया। देखो अगर ये आपको क्लियर है तभी आप आगे समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वांटिटेटिव कंट्रोल, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा कि हमारे कंट्री में जो बैंक रेट होता है उसकी हेल्प से कैसे गवर्नमेंट यानी आरबीआई कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और क्लास को ऐसे सपोर्ट करते रहे और हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।